After researching from the success-related literature of past 200 years and 3,000 successful individuals of different fields, author Stephen R. Covey found 7 common habits which he has mentioned in his book named 7 Habits of Highly Effective People. और आज की इस मुलाकात में दोस्तों हम इसी बुक और इसके अंदर की लर्निंग्स के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। सो बुक की उन हैबिट्स की स्टार्टिंग से पहले मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं तो देखो ये बुक काफी स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेनली फोकस करती है एक इंसान की कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। मतलब पर्सनैलिटी की अगर बात करें, जो आउटर सेल्फ है वो उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स हैं और फॉलोइंग वीडियोस में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर हम स्पेशली कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये एक हाईली रेकमेंडेड बुक है। ये कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हैबिट से। सो अकॉर्डिंग टू ऑथर, आई मीन okay, let's start with the habits. So first habit is be pro-reactive. देखो ऑथर ने फर्स्ट लेसन के अंदर कहा है कि वर्ल्ड में ना दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट इज प्रो रिएक्टिव एंड सेकंड इज रिएक्टिव। प्रो रिएक्टिव एंड रिएक्टिव में अगर डिफरेंस की बात करें तो उसे समझाने के लिए ऑथर ने एक नया कंसेप्ट बताया है। ऑथर ने बताया है कि देखो इंसान की लाइफ में ना दो सर्कल्स होते हैं। द फर्स्ट सर्कल इज सर्कल ऑफ कंसर्न। ऐसा सर्कल जिसके अंदर जो चीजें आती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वेदर, एटसेट्रा। ओके, तो ये होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। दूसरा सर्कल जो होता है वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें ऐसी चीजें आती है जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। जैसे कि कोई डिसीजन, माइंडसेट, हॉबीज, हैबिट्स और एक्शंस, मेरे थिंकिंग, कॉन्शियस, मतलब जो भी पॉजिटिव एक्शंस हो गए या फिर कुछ भी हैबिट्स हो गई जो मेरे कंट्रोल में है, मैं जिन्हें कंट्रोल कर सकता हूं, वो सारी चीजें आ गई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। तो ये दो सर्कल्स होते हैं। अब जो जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब वो लोग उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि उनके कंट्रोल में है ही नहीं, और विदाउट एनी रीजन वो उन्हीं चीजों को लेकर परेशान होते हैं, और जो सही में उनके कंट्रोल में है वो उन पे ध्यान नहीं देते। अब बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और कुछ भी, बट उनका मेजर जो ध्यान होता है मेजरली फोकस करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न पे, और इसी वजह से वो खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और दूसरों से ही हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। सो इस तरीके के लोग होते हैं रिएक्टिव लोग, जो सिचुएशन को बिना सोचे समझे ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं या संभाल नहीं पाते, ऐसे लोग। वहीं पे इनसे ऑपोजिट होते हैं प्रो रिएक्टिव लोग, जो कि अपना फोकस रखते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। मेरे अंडर क्या चीजें आती है, ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं और जिनसे सिचुएशन में चेंज आएगा। वो लोग अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पे ध्यान देते हैं और उनकी उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते और सारी चीजें खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो भी उनके कंट्रोल में है। बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो अपनी किस्मत से ज्यादा अपने एक्शंस और डिसीजंस पे बिलीव करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रो रिएक्टिव और रिएक्टिव के बीच में। हमें प्रो रिएक्टिव बनना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट लेसन में बेसिकली
वन स्टेटमेंट में अगर मैं ये बात कहूं तो सिंपल सा अर्थ ये बनता है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके कंट्रोल में है, आप बस उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। हाँ नहीं तो। सो आवर सेकंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन द माइंड। आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करें तो उससे स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए क्यों, वाई क्लियर कीजिए। आपको कहां पहुंचना है वो क्लियर कीजिए, यानी कि डेस्टिनेशन और जो आपका गोल है वो एग्जैक्टली आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो रहा हूं वो रास्ता मुझे लेके कहां जाएगा, मैं वहां जाना क्यों चाहता हूं, और जाने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मेरा मैप कैसा होगा, मेरी प्रोसेस कैसी होगी। तो आप जहां भी चल रहे हैं उस चीज का ध्यान रखना है। मतलब कि सेकंड लेसन में हमें कहा है कि अपने पर्पस को लेकर कॉन्शियस हो जाओ। एक विजन होना चाहिए मेरे पास कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो इसके लिए ये होगा, कैसे करना है, प्रोसेस, मैप, डेस्टिनेशन, सब कुछ। यानी कि जो आप पर्पस अभी कर रहे हो वो आपके कैसे और किस तरीके से कहाँ काम आएगा, या जो भी है उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं रहते। वो जिस फील्ड में अभी है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हूं, क्या ये मेरा पैशन है, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल। तो हमें अपने पर्पस को फॉलो करना चाहिए। बट व्हाट इफ अगर हमें अपना पर्पस ना पता हो, अगर हमने अब तक अपना पर्पस फाइंड नहीं किया है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कुछ तरीकों से। जैसे कि सोचिए, सोचिए कि आप रियल में इस वर्ल्ड में क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हो। अच्छा सोचो आप मर चुके हो। ठीक है। आप मर चुके हो और आपके फ्यूनरल पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। फ्यूनरल पे जब लोग इकट्ठे हुए हैं वो आपके बारे में क्या बातें करेंगे। आप क्या चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या बात करे। वो आपके जीवन के बारे में क्या बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कैरेक्टर के बारे में कैसी बातें करेंगे। आप दुनिया को किस तरीके से इंस्पायर करना चाहते हो, लोगों के दिमाग के अंदर आपकी कैसी इमेज हो। सोचिए इस बारे में। आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पर्पस क्या है। आप इस चीज को, जो भी आपको कंक्लूजन मिले, आप उसको अपने पैशन के साथ भी मर्ज कर सकते हो। जो आउटकम होगा आप उसे एज अ करियर पाथ चूज कर सकते हो, वही आपका पर्पस होगा। तो उसमें आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मिले देन बहुत बढ़िया यार, और क्या चाहिए। सो ये थी हमारी सेकंड हैबिट। हमारी थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी कि ये हैबिट, इस हैबिट में ऑथर क्या कहते हैं कि अपने दिन में आपके जो एक्शंस है वो मोस्टली अलाइन होने चाहिए। मतलब कि आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी और आपका टाइम, ये तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल और क्रूशियल टास्क में। आपके लिए जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, आपको उन्हीं में अपना सबसे ज्यादा टाइम, एनर्जी और एक्शंस, एफर्ट्स लगाने हैं। यानी कि बेसिकली आपको जो भी काम करने हैं आपको प्रायोरिटाइज करना होगा उन्हें, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें करना होगा। अब बात आती है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑथर ने एक तरीका बताया है। उसमें आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज पे आप उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दो लाइन खींच के उसे चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। और उन चारों के ऊपर आपको हेडिंग देनी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे इंपॉर्टेंट
बट नॉट अर्जेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। आपको जो भी काम करने हैं, जो भी आपने सोचा है, पहले उन्हें लिखिए कि आपको जो काम करने हैं, मतलब दिमाग में नहीं रखना है यार, लिखने से बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो पहले थिंक देन राइट। राइट के बाद में आपने जो काम लिखे हैं उन्हें उन चारों क्वाड्रेंट्स में लिखिए। मतलब जो भी उनकी इंपॉर्टेंस है, जैसी भी उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग उन चारों क्वाड्रेंट्स में उन्हें भरना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट भी है, जो अर्जेंट भी है, उस क्वाड्रेंट में जो भी काम आपने लिखे हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मेरा एग्जाम है कोई, लेट्स से 12th बोर्ड एग्जाम है, तो मैं वो उस लिस्ट में लिखूंगा जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है, मेरी लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस भी होगा, और वो अर्जेंट भी है, वो आज के आज मुझे करना है भाई। चाहे उसके लिए रिवीजन करना हो, वो भी टास्क हो सकता है। तो ये आगे इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी। सेकंड क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। जैसे कि एक्सरसाइजेस, वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, अपग्रेडिंग योर स्किल्स, वर्क ऑन योर हॉबीज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाओ। वही अपनी स्किल्स में ही आ गया वो। ठीक है, तो अपनी स्किल्स पे काम करो, लोगों से मिलो, अच्छी चीजें करो, मतलब जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लाए। बट वो मतलब अभी करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं शाम को भी कर सकता हूँ या पहले ये काम निपटाने के बाद भी कर सकता हूँ। तो आपको ये चीजें वैसे थर्ड पे करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। सेकंड पे आपको करना है, सेकंड नंबर पे देखो, पहले तो आपने निपटा लिए जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी, फिर आपको निपटाने हैं जो अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आज मुझे फिजिक्स टीचर को असाइनमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी लाइफ में इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, बस हाँ ठीक है, अर्जेंट है, होना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बट होना चाहिए। तो आपको ये जो टास्क है इन्हें सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। थर्ड नंबर पे आ गए कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, वही मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, स्किल्स, हॉबीज। फोर्थ पे आपको प्रायोरिटी देनी है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जैसे वीडियो गेम्स खेलना, मूवीज देखना, शायद किसी से मिलना, चैट, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये सब आपके आगे फोर्थ प्रायोरिटी पे, जिन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। एनीवेज, तो इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने टास्क को, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ऑल राइट, सो ये थी हमारी फोर्थ हैबिट। एंड अगर बात करें हमारी फिफ्थ हैबिट की, सॉरी, ये थी हमारी थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ हैबिट, दैट इज पुट विन विन सिचुएशन। देखो, इसके अंदर ना ऑथर ने चार तरीके की सिचुएशन बताई है। पहली होती है लूज लूज सिचुएशन, जिसमें मेरा भी घाटा हो रहा है और सामने वाली पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, हम दोनों में से कोई नहीं जीत रहा, हम दोनों हार रहे हैं। जैसे कि लूज लूज एग्जाम्पल, अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। लाइक ऐसी मेंटेलिटी कि जो चीज अगर मुझे नहीं मिल रही वो, तो मैं और किसी को भी नहीं लेने दूंगा भाई। मैं नहीं जीता तो किसी और को भी नहीं जीतने दूंगा। ये हो गई लूज लूज रिलेशनशिप। ये एक इस तरीके की मेंटेलिटी के लोग होते हैं। एक होता है सिचुएशन लूज विन सिचुएशन, जिसके अंदर इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है कि यार हम हार गए, वो जीत गया, कोई चीज उसे मिल गई बट हम रह गए, या फिर मे बी हमारा लॉस हो गया, जो भी। तीसरी होती है विन लूज सिचुएशन, जो कि मोस्ट ऑफ द मेंस या मोस्ट ऑफ द पीपल्स की मेंटेलिटी होती है कि हमें जीतना है, दूसरे को हराना है, और अगर हमें जीतना है
तो उसे हराना ही पड़ेगा। मतलब इसकी एक और फिलोसॉफी है जो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। बट ऑथर ने कहा है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करना सीखो, जिसमें हमारा भी फायदा हो और दूसरे बंदे का भी फायदा हो। जैसे कि YouTube वीडियोस, अगर कोई क्रिएटर आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, बदले में आप उसे व्यूज दे रहे हो या सब्सक्राइब कर रहे हो, जो भी है, ठीक है, तो उसमें उसका भी फायदा है। और क्योंकि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों का फायदा है। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने को कहा गया है। अब मैं जिस दूसरी फिलोसॉफी की बात कर रहा था वो है जीरो सम फिलोसॉफी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, मोस्टली लोग ना ये सोचते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें स्केर्सिटी है हर चीज की। ये स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि दुनिया में हर चीज की कमी है, और मुझे सबसे पहले हर चीज को जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे लेना होगा, नहीं तो कोई और आगे ले जाएगा। वो जीरो सम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जीरो सम प्रिंसिपल मतलब अगर मुझे +1 चाहिए तो किसी और का -1 करना होगा। मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो किसी और का लॉस होना मैंडेटरी है, तभी तो वो, मैं अगर +2 गया तो उस किसी ना किसी को -2 जाना होगा। इसलिए दोनों, मतलब वर्ल्ड बैलेंस में चलेगा। ये सोचते हैं बहुत सारे लोग। बट ये सोचते हैं जो स्केर्सिटी माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी फिलोसॉफी ये चलती है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि अबंडेंस का माइंडसेट रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में ना, अगर सारे लोगों को, हर किसी को सारी चीजें मिल जाए ना, तो भी बहुत सारी चीजें बच जाएगी इस वर्ल्ड में मेरे लिए। मतलब बहुत अबंडेंस है हर चीज की, यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ भी मिल सकता है यार। अगर सबको सब कुछ मिल जाए फिर भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें पड़ी रहेगी। तो ये लोग काम करते हैं पॉजिटिव सम प्रिंसिपल पे। यानी कि अगर मैं +2 जा रहा हूं, तो मतलब दुनिया जीरो सम पे काम नहीं कर रही कि मुझे +2 चाहिए तो किसी का -2 होना चाहिए, नहीं। जो दुनिया है वो चलती है प्लस सम पे, पॉजिटिव सम पे। यानी कि मैं अगर +2 गया हूं तो कोई और +5 भी जा सकता है, +3 भी जा सकता है, +1 भी जा सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव सम आएगा। तो वर्ल्ड पॉजिटिव सम पे काम करता है। ये उनकी फिलोसॉफी होती है, जो कि अबंडेंस का माइंडसेट रखते हैं। और वही लोग ज्यादातर ये सोचते हैं, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, विन विन सिचुएशन, जिसमें हमारा भी फायदा हो रहा है, सामने वाले का भी फायदा हो रहा है। मतलब वर्ल्ड चल रहा है पॉजिटिव सम में। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, ये कहा है ऑथर ने फोर्थ हैबिट में। और जो फिफ्थ हैबिट है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक बार और, एक बार और। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब क्या खूबसूरत लाइन है यार। ये बहुत प्यारी हैबिट है, मजेदार हैबिट है। इसमें क्या क्या है कि देखो, हम ना हमेशा दूसरों को अपना नजरिया समझाने में लगे रहते हैं। अ, उनका नजरिया बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। मतलब दूसरों का नजरिया हर कोई नहीं समझना चाहता। देखो, कई बार कन्वर्सेशन में ऐसा होता है ना कि हम लोगों की बातें समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये आदमी सोच कैसे रहा है, ये मतलब क्या बोल रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा क्या? मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मतलब वैसी फीलिंग आती है कई बार जब हम समझ नहीं पाते उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को। लाइक मीन्स दैट इज हाउ दैट इंटरेक्शन इज मेकिंग अस फील। तो सिंपल सा रीजन ये होता है ना कि हमारा परसेप्शन अलग है। हम सबके जीन्स अलग हैं। हम सब अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग सिचुएशन में, अलग पेरेंट्स के साथ हम सब पले हुए हैं, बड़े हुए हैं।
हमारा हमारी सबकी बॉडी अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, न्यूरोलॉजी अलग है, न्यूरल पैटर्न्स अलग है, सोचने का तरीका अलग है। जब इतना सब कुछ अलग है, जब हम सबका ब्रेन ही अलग है, तो किन्हीं दो आदमी का थिंकिंग पैटर्न कैसे सेम हो सकता है? वो भी सबका अलग अलग है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैं परसीव करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, उस तरीके से, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, उस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं सोच रहा होगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम समझ सकते हैं एक दूसरे का थिंकिंग पैटर्न, समझ जरूर सकते हैं, बट हम एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं सकते। ऑब्वियसली नहीं सोच सकते यार, क्योंकि हमारा ब्रेन ही अलग है, न्यूरल कनेक्टिविटी अलग है, न्यूरॉन्स ही अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, तो कैसे कोई सोच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए कि कोई भी सही गलत नहीं है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, बस ये परसेप्शन का गेम है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को कोई चीज समझा सकें, तो हमें पहले पहले उनका पैटर्न समझना होगा कि वो किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, वो किस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। हमें पहले उनकी ही डायरेक्शन में, उनकी ही थिंकिंग डायरेक्शन में अलाइन होना होगा। हमें उनके दिमाग से सोचना होगा। जिस चीज को ना ऑथर ने एक स्पेशल टर्म दी है, एम्पैथेटिक एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसके अंदर हम किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम डूब जाते हैं उसके अंदर, हम उसके इमोशन को फील करते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसे सोच रहा होगा चीजों को, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम उसके दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग में। तो ऑथर ने ये कहा है कि पहले लोगों को समझो। जब आप लोगों को समझ गए कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनका सोचने के पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से सोच रहे हैं, तो हम भी उस तरीके से सोच पाएंगे। और अगर हम उस तरीके से सोच पाएंगे, तो हम वो चीज सोचने के बाद जो हम चाहते हैं उन्हें समझाना, वो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं की थिंकिंग पैटर्न से, उन्हीं की समझ से समझा पाएंगे। तो हम कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और एडिशनली मैं आप सबको एक और चीज बता देता हूं। देखो, इसके अंदर ना एक और कंसेप्ट बताया ऑथर ने, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर आई गेस द ईयर वाज 1986, जिसके अंदर एक रिसर्च हुई थी। कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज, जब लोग आपस में मिलते हैं, तो कम्युनिकेशन में किस चीज का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इस चीज पे रिसर्च हुई थी। जिसके अंदर रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना दूसरे लोगों से, उसके अंदर जो 10% कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है हमारे वर्ड्स का, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का। हम किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारी वार्तालाप में, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन होता है 10%। एंड देन उससे ज्यादा 30% कंट्रीब्यूशन होता है वॉइस का, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, हमारी टोन, पिच, आवाज कैसी है, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, फील लेके बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं या गुस्से में है, या जो भी इमोशन हमारी वॉइस में झलक रहा है, वो चीज मैटर करती है 30%। बाकी जो 60% है बाकी जो 60% है, वो मैटर करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कि हम किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमारा पोस्चर क्या है, हमारी आंखें किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है। हम आंखों से क्या खुश हैं, या हम सिर्फ बनावटी हंसी हंस रहे हैं, आंखों से हम दुखी लग रहे हैं, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ 60% कहती है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 60%। सो मेक श्योर कि आप जब भी किसी से मिले, तो
आइज का भी एक अलग एक्सप्रेशन होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज, ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ हैबिट विच स्टेट्स दैट, वो है सिनर्जी के बारे में। सिक्स्थ हैबिट के अंदर ना ऑथर ने सिनर्जी के कंसेप्ट को बताया है, जो लाइक हमारी फिफ्थ हैबिट थी, जिसके अंदर हमने बात किया था कि सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग परसेप्शन होता है। लोग, हर कोई अपने तरीके से चीजों को समझता है, हर कोई रियलिटी नहीं देखता, हर कोई अपनी रियलिटी देखता है। अपनी रियलिटी को ही तो परसेप्शन कहते हैं। तो उसी चीज का देखो, एक चीज क्या होती है कि मेजरली मेजरली जो ज्यादा मतलब ऐसे लर्नर नहीं होते या इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, उनके बीच में ना परसेप्शन डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे भी अगर जैसे कि अगर दो लोगों की थिंकिंग या फिर उन दोनों की समझ, बिलीव्स, परसेप्शन बेसिकली अगर नहीं मिलता, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट जो लर्नर्स होते हैं, जिनको इस बारे में समझ होता है, वो इस चीज का यूज करते हैं। जैसे कि अपनों ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक में हमने सीखा था, उसकी उसकी थर्ड चीज क्या थी कि टर्न 10 प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। तो जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं मासेस ऑफ पीपल को, उनको इस चीज के बारे में पता है। वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम सबका परसेप्शन अलग है, हम सब में बहुत सारे डिफरेंसेस है, हम अलग सोचते हैं हर एक चीज के बारे में, ये प्रॉब्लम है। बट वो अपॉर्चुनिटी इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं, सिनर्जी की वजह से। सिनर्जी होता है बहुत सारे अलग अलग लोगों का एक साथ मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करना, जिससे कि उन सब की एफिशिएंसी एंड ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी कई गुना तक बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने जो बिजनेसमैन और इन सब का एग्जांपल दिया, बिजनेसमैन की अगर बात करें, तो वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, उनके साथ में अलग अलग फील्ड्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, और क्योंकि सबका परसेप्शन अलग है, तो उनको हर एक के परसेप्शन से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और वो इस चीज को यूज करते हैं, डिफरेंट परसेप्शंस को, हर एक नजरिए से सोचते हैं वो चीजों को। अगर आउट ऑफ सिक्स अगर चार लोगों को एक चीज के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है, तो वहीं पे दो लोगों को लॉस भी दिखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दिखना। जितने पॉजिटिव साइड इंपॉर्टेंट है, उतनी नेगेटिव भी होती है। अगर कोई पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव देख रहा है, नेगेटिव लोग भी चाहिए भाई, उनकी भी अलग इंपॉर्टेंस है। नेचर में भी अगर देखे तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। दोनों को एग्जिस्टिंग चीजें हैं ये। अगर एक ना रहा तो दूसरा ना रह पाएगा। लाइक ये थोड़ा फंडामेंटल और थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया, बट एनीवेज, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का परसेप्शन समझना चाहिए, और एज अ वर्किंग यूनिट, एज अ सिस्टम, सबको एक साथ लाके काम करना चाहिए। जस्ट लाइक वी सीन द कंपनीज जो चल रही है, वो यही तो करती है, इसी चीज का वो यूज करती है। और हमारे ह्यूमन स्पीसीज की अगर बात करूं ना, स्पेशली आउट ऑफ 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लेनेट अर्थ, ह्यूमन स्पीशीज में ये सिर्फ एक ह्यूमन स्पीशीज में ही ये एक खास एबिलिटी है, जो है पावर ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन की पावर सिर्फ हमारे पास है। तो हमें कोलैबोरेशन की पावर की हेल्प से, और
उसकी हेल्प से अपने को परसेप्शन जोड़ना चाहिए। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक साथ अगर हम एक सिस्टम में किसी तरीके से ला पाए और एज अ सिस्टम यूनिट काम करें, तो हमारी एफिशिएंसी और जो विजन है जिसके बारे में हमने सेकंड हैबिट में बात करी, जो कि थी बिगिन विद द एंड इन द माइंड, वो हमारा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। तो इस हैबिट में ये है कि ठीक है, अपने परसेप्शन को यूज करो, अलग अलग परसेप्शंस को एक साथ लाकर, जैसे कि बिजनेसमैन और ये सब लोग करते हैं। सो moving down to our last habit, seventh habit, which says that sharpening the saw। इसके अंदर ऑथर ने कहा है कि भाई अपने सॉ को शार्प करो। जैसे कि अगर हम दो बंदों का एग्जांपल लें, लेट्स से एक जंगल के अंदर ना दो बंदों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है पेड़ काटने का। पहला बंदा ना बिगिनर है थोड़ा, और दूसरा बंदा एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है उस काम में। तो उन दोनों को मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई तुम जितना तुम्हारे में है पोटेंशियल काट डालो पेड़। तो पहला बंदा गया, आरी उठाई अपनी, काट डाला सटासट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। धीरे धीरे उसकी पावर खत्म होने लगी, मुश्किल हो गया उसके लिए पेड़ काटना। पांचवें छठे तक काट लिया, फिर सातवां बहुत मुश्किल से कटा, आठवें में हाथ ही नहीं चल रहा, नौवें के लिए हाथ उठ भी नहीं रहा। तो उसने बस 8 ही पेड़ काट पाया वो। और उसने क्या देखा कि जो दूसरा बंदा था, जो कि एक्चुअल में एक्सपर्ट था, एक्सपीरियंस्ड था, उसने अभी काटना स्टार्ट भी नहीं किया। वो क्या कर रहा है, वो जो अपनी आ रही है उसकी सौ को शार्प करने में लगा हुआ है। और जैसे ही उसका काम खत्म हो गया, ठीक है भाई शार्प कर ली, अब मस्त दिखी है, अब सटासट काटूंगा मैं। वो उठा और भाई ने उसके उसके जितने टाइम में, जिस टाइम में उसने 8 पेड़ काटे थे, उसी टाइम के अंदर उसने 20 पेड़ काट दिए, जैसा मैं एग्जांपल बता रहा हूं। और उसने टोटल 30-40 पेड़ काट दिए, जस्ट बिकॉज उसने पहले टाइम इन्वेस्ट किया था। वो टाइम वेस्ट नहीं किया उसने, उसे टाइम इन्वेस्ट करना कहते हैं। उसने अपनी पहले 100 को शार्प किया। तो यही चीजें ऑथर ने हमें बताई है कि जो हैबिट्स, जो 6 हैबिट्स हमने पहले सीखी इस वीडियो में और बुक में, उन्हीं 6 हैबिट्स को एक साथ रखने के लिए हमें अपनी 100 को शार्प करना होगा। अगर हम शार्प नहीं करेंगे, शार्प करने का मतलब बताऊंगा अभी, शार्प नहीं करेंगे तो हम उन 6 हैबिट्स को एक साथ होल्ड नहीं रख पाएंगे अपने करेक्टर के अंदर। उन्हें रखने के लिए हमें शार्प करना होगा खुद को। कैसे? 4 तरीकों से। फर्स्ट इज फिजिकली। फिजिकली हमें पूरा फिट रहना होगा। वर्कआउट करो, अच्छी डाइट खाओ, कार्डियो करो, जो भी, फिजिकली एक्टिव होने चाहिए आप, फिट होने चाहिए। सेकंड इज मेंटली। आप उसके लिए नई चीजें लर्न कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। थर्ड इज इमोशनली। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। और है कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने चाहिए, जिसके लिए आप अगेन मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है यार, हर हर काम में वो आपको लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी हो या फिर हर चीज को इनहेंस करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगेन स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये हो गया कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, देन स्पिरिचुअली, एंड एंड लास्ट सोशली। आप लोगों से मिलिए, अगेन उनके परसेप्शन को जानिए। पहली हैबिट, इंटरलिंक्ड है सब कुछ। लोगों से मिलिए, बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाइए, सोशल नेटवर्क बढ़ाइए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए अगर है तो।
है तो ठीक है। तो दैट्स इट। हाँ, ये थी 7 आदतें जो होती है हाईली इफेक्टिव पीपल्स के अंदर। जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उनके अंदर ये 7 आदतें होती ही हैं। तो मेक श्योर आप भी इनसे सीखिए, इनको समझिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, अपने करेक्टर के अंदर। इन चीजों के बारे में सोचिए, समझिए, एक्शन लीजिए। आपको रिजल्ट कुछ ही टाइम में दिखने लगेंगे। सो एज ऑलवेज, ऑल राइट, कीप लर्निंग, कीप फाइटिंग, स्टे हार्ड।